नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और इमरजेंसी फ़ंड हम कैसे बना सकते हैं? आखिर कितना पैसा हमें इस इमरजेंसी फ़ंड में रखना चाहिए? इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आते हैं। तो हमने सोचा कि एक सीधा वीडियो बना दिया जाए ताकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके कि आखिर ये इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है। जिसे भी देखो वो यही बोलता है कि पहले आप इमरजेंसी फ़ंड बनाओ। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट की और किसी ब्रोकर के पास जाते हैं या फिर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि एक इमरजेंसी फ़ंड बनाइए। तो आज इसी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो देखिए, इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसा फ़ंड होता है जो हमें स्टार्टिंग में बहुत काम आता है। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इमरजेंसी फ़ंड, अब इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ही यही है कि जो आपकी इमरजेंसी में किसी आपातकालीन स्थिति में आपके काम आए, उसी को हम इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं और एक जो सबसे बड़ा मिथ है, तो लोग बोलते हैं कि क्या हमें साल, डेढ़ साल, 2 साल तक के लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 महीने से लेके 6 महीने तक का कोई इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब वो कैसे बनाना है, कैसे बनाते हैं, क्या स्टेप्स लें इस इमरजेंसी फ़ंड के लिए, तो उसी के बारे में मैं आज आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चीज़ को हम समझते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड में हमारे पास पैसे कितने होने चाहिए। तो देखिए, ये आपकी एक इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे, यानी कि आपके व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड में कितना पैसा होना चाहिए। हालांकि एक अच्छा नियम यही माना जाता है कि आपके पास 3 महीने से लेके 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा बचा हुआ हो। इसी को हम इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। अब इसका मतलब यह है कि मान लीजिए रिसेशन की नौबत आ जाती है या कंपनी छटनी कर देती है और आपकी नौकरी चली जाती है या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और आपको घर बैठना पड़ जाए 3 से 6 महीने तक और आपको दूसरी नौकरी ना मिले, तो वहाँ इमरजेंसी फ़ंड काम आता है। इसीलिए ही हमें ज़रूरत होती है इमरजेंसी फ़ंड की और इसीलिए ही इसका नाम इमरजेंसी फ़ंड होता है, ताकि ये हमें इमरजेंसी में काम आए। ये इसलिए भी बनाना पड़ता है कि मान लीजिए आपकी जॉब चली गई है और आप पहले से पीपीएफ में, ईएसआई में पैसे अपने कटवा रहे हैं, जो कि नॉर्मली हर जॉब में कटती हैं, तो आपको वहाँ से पैसे ना निकालना पड़े। इसी के लिए हम इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं, ताकि हम अपने उस घर पे बैठने के दौरान अपने सारे डेली खर्चों को उठा सकें। अब देखिए, कुछ ऐसे रीज़न्स भी हैं कि आपके इमरजेंसी फ़ंड को वो प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इमरजेंसी फ़ंड बना लिया है तो दिक्कत ना हो। तो देखिए, दिक्कत कैसे होती है? दिक्कत तब होती है कि जब आप मैरिड हैं, आपकी अच्छी खासी फैमिली है, आपकी बड़ी फैमिली है जहाँ आपके माता-पिता भी आपके साथ रहते हैं, आपके बीवी बच्चे भी साथ रहते हैं। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इस इमरजेंसी फ़ंड के साथ भी, क्योंकि फैमिली टू फैमिली ये डिपेंड करता है। कुछ आपके खर्चों पे भी ये डिपेंड करता है। आपकी लिविंग स्टाइल कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये सारी चीज़ें भी आपके इमरजेंसी फ़ंड पर असर डालते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, अगर कोई सिंगल इंसान है जिसकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ रहता है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इमरजेंसी फ़ंड को बनाने में, जितना कि उस इंसान को पड़ेगा जो मैरिड हो, जिसकी नौकरी चली गई हो, जिसके साथ पेरेंट्स भी रहते हैं और बीवी बच्चे भी रहते हों। तो वहाँ ये थोड़ा सा आपको हिला सकता है। ठीक है। अब इमरजेंसी फ़ंड में कितने पैसों की ज़रूरत हमें पड़ती है? आखिर हम इमरजेंसी फ़ंड बनाएं तो कितने पैसों का बनाएं, कितने रुपए हमें उसके अंदर रखने पड़ेंगे? तो इन बातों पे हम यहाँ विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले है, आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को देखिए कि मंथली आप कितना एक्सपेंस करते हैं। यानी कि आपका, मान लीजिए जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों की फ़ीस कितनी है, आपके घर में राशन पानी कितने का आ रहा है, क्या ऐसा सामान है जो नॉर्मली हर घर में खाने पीने के लिए आता है, मेहमानों के लिए आता है, और एक स्टॉक राशन का जो अपने घर में रहता है, उस सबको एक कैलकुलेट करके देखें कितने हज़ार तक वो पहुंचता है, मतलब कितनी अमाउंट तक पहुंचता है।
इसके बाद आप अपनी मंथली इनकम को देखें, यानी कि सैलरी, या ये कह लीजिए कि अगर आप किसी प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उस हिसाब से आप ये देखिए कि आप अर्न कितना कर रहे हैं महीने में। ठीक है, उसके हिसाब से भी ये डिपेंड करता है। नंबर 3 पे आता है आप साइज़ ऑफ द फैमिली, मतलब आपके परिवार का आकार क्या है। जैसा कि मैंने भी बताया कि आप सिंगल हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, या फिर आप एक मैरिड मैन हैं, आपके साथ बीवी बच्चे और आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ भी आप एक बार देखिए। इसके बाद आता है सेफ्टी ऑफ़ योर जॉब, कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपको आपकी नौकरी की सुरक्षा मिल रही है, यानी कि आपकी जो जॉब है वो प्रोटेक्ट है, आपको नहीं निकाला जा सकता। इस चीज़ पर भी आप सोच के देखिए। इसके बाद आता है हमारा स्वास्थ्य बीमा कवरेज, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी। आप ये देखिए कि आपके पास मेडिकल फैसिलिटी है भी या नहीं। इन केस कोई इमरजेंसी आती है हेल्थ से रिलेटेड आपको, तो वो आप कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये भी इमरजेंसी फ़ंड पे काफ़ी डिपेंड करता है। इसके बाद आप ये देखिए कि आपके ऊपर कोई वित्तीय दायित्व, यानी कि कोई डेट तो नहीं है, जैसे कि आपने घर ईएमआई पे ले रखा हो या कोई कार ईएमआई पे ले रखी हो। इस तरह से आप देखिए कि छोटा या बड़ा कर्जा तो आपके ऊपर नहीं है। तो ये इन 6 पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इमरजेंसी फ़ंड बनाने पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अब देखिए, जब हम इन सभी चीज़ों पर सोच विचार कर लेते हैं ना, तो अब हमें ये देखना है कि इमरजेंसी फ़ंड में कितने पैसे की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। अब इसके लिए आप कैलकुलेटर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी मैं बात आपको बता दूं कि आपको ऑनलाइन काफ़ी कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिसमें आप अपने इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि आप ये देखिए कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं। तो ये दो चीज़ें तो आपको सबसे पहले देखनी ही देखनी है। दूसरी चीज़ आप ये देख के चलिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो इमरजेंसी फ़ंड है ना, वो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उनके लिए कोई बचत अकाउंट नहीं है, यानी कि वो कोई सेविंग अकाउंट नहीं है आपके लिए। वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए है, 3 महीने से 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 9 महीने के लिए। ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इसका जो उपयोग है, यानी कि जो इमरजेंसी फ़ंड का जो यूज़ है, वो तभी आता है जब आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आए। उससे पहले आप इसे छेड़े भी ना। ठीक है, और अगर इमरजेंसी में आपको कुछ यूज़ करना भी पड़ जाता है, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने के लिए, तो आप इसे जल्द से जल्द वापस इमरजेंसी फ़ंड में डालें, उस सेविंग को, जो भी अमाउंट आपने वहाँ से विड्रॉ किया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इमरजेंसी फ़ंड बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम एक इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यही है कि छोटी शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि सीधे ही आप सोचें कि मैं तो हर महीने 20,000 50,000 रुपये डाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटी शुरुआत करें। आप अपनी इनकम को देखें, मतलब कि सैलरी को देखें, इनकम को देखें। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, और उसके हिसाब से ही आप शुरू करें। मंथली आपको 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 7,000 रुपये, जो भी आपसे बन पाए, आप उतने ही अमाउंट से शुरू कीजिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी आपके लिए। इसके बाद आता है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें, यानी कि सेट योर गोल्स। तो अपना एक टारगेट सेट करें कि आपको कितने पैसे का इमरजेंसी फ़ंड बनाना है, और उस तक पहुंचने के लिए आप एक प्लानिंग करें कि आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा, जो वो 6 महीने से या 9 महीने 3 महीने का फ़ंड आपके पास जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इसके बाद आपकी जो सेविंग है ना, उसे ऑटोमेट करें। अब इसका मतलब ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटो मैंडेट लगाएं, ऑटो डेबिट लगाएं, ईसीएस मैंडेट लगाएं। ठीक है, ताकि हर एक पर्टिकुलर डेट को, हर महीने की पर्टिकुलर डेट को, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके इमरजेंसी फ़ंड में अपने आप पहुंच जाए और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद आप अपने खर्चों में कटौती के तरीके ढूंढें। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि इससे आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी नीड्स पर ध्यान ना दें, बिल्कुल दें,
लेकिन जब तक आप इमरजेंसी फ़ंड बना रहे हैं ना, तो आप अपना थोड़ा-सा मन मार के चलिए और खर्चों में कटौती कीजिए। नए-नए तरीके ढूँढिए खर्चे कम करने के, ताकि आपका इमरजेंसी फ़ंड जल्दी से जल्दी तैयार हो सके। सबसे जो अब मेन पॉइंट है वो ये है कि आप इस फ़ंड को ना तभी छुएँ जब आपके पास कोई चारा ना हो और आपको लगे कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारी दिशाएँ से मदद नहीं मिल सकती है, तभी आप इसे टच करें। अदरवाइज़ इसे डाल के भूल जाएं कि आपके पास कोई पैसा भी है इमरजेंसी फ़ंड के नाम पे। अगर आप निकालते रहेंगे, बार बार डालते रहेंगे, तो इमरजेंसी फ़ंड तैयार नहीं होगा और अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसे छुएं ना, जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए, जब तक आपके ऊपर कोई इमरजेंसी ना आ जाए, इसे ना छुएं, इसे पड़ा रहने दें। देखिए, हालांकि मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इमरजेंसी फ़ंड बनाने में बहुत दिक्कत आती है और हर किसी को आती है इनिशियल फ़ेज़ में। और ये दिक्कत परेशानी तब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक बिगिनर हों। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर आप एक बिगिनर हैं और आपने शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही की है, तो एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक पीडीएफ का, यानी कि ई बुक का एक लिंक मिलेगा, जो कि स्पेशली मैंने तैयार किया है बिगिनर्स के लिए। और इस ई बुक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सारी चीज़ें समझने की। और इस बुक का नाम है इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, एक कम्प्रीहेंसिव गाइड। तो ये बुक स्पेशली मैंने तैयार की है इन्वेस्टर के लिए जो कि बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है या जो शुरू करने की सोच रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है स्टॉक मार्केट को समझने में, इन्वेस्टमेंट को समझने में। उसमें लगभग 80 पेजेस आपके होंगे, बहुत ही कम रेट पे आपको मिल जाएगी, लिंक पे जाके आप ले लेना, दैट्स इट। तो ये तो ही हमारी एक ये बात। अब देखिए, अब हम ये देखें कि भाई इमरजेंसी फ़ंड आखिर बनाए कैसे, यानी कि क्या करें, हम कहाँ पार्क करें सेविंग को अपनी। या तो हम सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो यही लोगों को समझ आता है, या फिर एफडी में डाल सकते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप एक जगह ना रखें, आप टुकड़े कर दें इसके। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी सेविंग कर रहे हैं महीने की, मान लीजिए 5,000 रुपये, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगा दें, या 2,500 के 2 टुकड़े कर दें। एक आप एफडी में डाल सकते हैं हर महीने, ठीक है, वो भी एक सेफ़ तरीका है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में तो पैसे रुक नहीं पाएंगे, खर्च हो ही जाते हैं। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी डेट फंड में डाल सकते हैं जहाँ ये सेफ़ रहे, ठीक है। इसके अलावा आप अलग से कोई सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल आजकल जीरो बैलेंस खुल जाते हैं, आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसे भूल सकते हैं कि मुझे निकालने ही नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं इमरजेंसी फ़ंड को बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही जगह पार्क कर दीजिए अपनी सेविंग्स को, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप एक जगह भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 5,000 रुपये महीने की एफडी करा सकते हैं, कि भाई मैं 5,000 रुपये महीने की एफडी करा देता हूँ और 1 साल बाद मैं इसको देखूँगा, अगर इमरजेंसी पड़ी तो मैं निकाल लूँगा, वो भी एक अच्छा तरीका है। या आप हर महीने एक अच्छे म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, लार्ज कैप में डाल सकते हैं, ब्लू चिप में डाल सकते हैं, किसी इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं जहाँ आपको रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, कॉपी करेगा इंडेक्स फंड सीधे सेंसेक्स और बीएसई को, एनएससी को सॉरी, और उस हिसाब से आपका रिटर्न मिल जाएगा। वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आज मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करी अपने एक्सपीरियंस से, कि इमरजेंसी फ़ंड आखिर होता क्या है, कैसे बनाएं, और क्या क्या इसके अंदर हमें सोचने विचार करने लायक बातें हैं। फिर भी अगर दोस्तों कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं, पीडीएफ आप खरीद सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जाके देखें, अच्छा लगे तो ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।